जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHI 144 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को देख लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने बुक के प्लस PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, तो उसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है कि उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की हमारी ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सर्च कोड पर जाना है और यहाँ पर अपना पेपर कोड टाइप करना है BHIE 144। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। जैसे हिंदी में करना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, संगम काव्य के द्वारा किस प्रकार की ऐतिहासिक चेतना जो है प्रदर्शित होती है? यानी कि संगम काव्य के द्वारा हमको किस प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? तो संगम काव्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच मानी जाती है। यह साहित्य तमिलनाडु में स्थित संगमों यानी कवियों की सभाओं में रचा गया था। संगम काव्य से हमें उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की गहरी जानकारी मिलती है। इससे पढ़ने से स्पष्ट होता है कि उस समय की सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक घटनाओं को बहुत सुंदर और गहराई से जो है प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक चेतना। तो संगम काव्य में तात्कालीन राजाओं, युद्धों और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। चेर, चोल और पांड्य जैसे प्रमुख तमिल राजवंशों का वर्णन काव्यों में मिलता है। यह काव्य यह बताता है कि राजा केवल युद्धवीर नहीं थे, बल्कि जनता के कल्याण की भी चिंता करते थे। युद्धों का वर्णन नायकत्व, वीरता और बलिदान की भावना के साथ किया गया है। यह दिखाता है कि लोगों में राष्ट्र और भूमि के प्रति जो है गहरी निष्ठा थी। यानी कि संगम काव्य में क्या दिखाया गया है? तात्कालीन राजाओं, युद्धों और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। चेर, चोल और पांड्य जैसे प्रमुख जो है तमिल राजाओं का यहाँ पर जो है काव्य में वर्णन मिलता है। यह काव्य यह बताता है कि केवल राजा केवल युद्धवीर नहीं थे, बल्कि वो जनता के कल्याण की भी चिंता करते थे। युद्धों का वर्णन नायकत्व, वीरता और बलिदान की भावना के साथ यहाँ पर जो है चित्रण किया गया है। यह दिखाता है कि लोगों में राष्ट्र और भूमि के प्रति जो है गहरी निष्ठा थी। इसके बाद सामाजिक चेतना। तो संगम काव्य में समाज के सभी वर्गों का वर्णन है। राजा, किसान, व्यापारी, ब्राह्मण, महिलाएं और सैनिक। यह साइट बताता है कि उस समय की समाज व्यवस्था संगठित और परिपक्व थी। जाति व्यवस्था का उल्लेख सीमित रूप से मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज में कुछ हद तक समानता की भावना थी। यानी कि यहाँ पर क्या जाति व्यवस्था का कम उल्लेख मिलता है? कम उल्लेख मिलने का मतलब है लगता है कि समाज में वहां पर जो है समानता की भावना थी। महिलाएं भी समाज में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। वे प्रेम, साहस और सम्मान का प्रतीक थी। इसके बाद आर्थिक चेतना। तो इस साहित्य में व्यापार, कृषि, शिल्प कला और समुद्री व्यापार का भी वर्णन मिलता है। व्यापारियों की स्थिति मजबूत थी और तमिल क्षेत्र का व्यापार रोम, मिस्र और अरब देशों तक फैला हुआ था, जिससे यह बताता है कि लोग व्यापारिक दृष्टि से बहुत उन्नत थे और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भी समझ रखते थे। इसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना। तो संगम काव्य में धर्म और आस्था का विशेष महत्व है, परंतु यह काव्य किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करता। इसमें प्रकृति की पूजा, विभिन्न देवी देवताओं की मान्यता और लोक विश्वास का वर्णन मिलता है। यह धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। साथ ही संगीत, नृत्य और कला का वर्णन यह बताता है कि उस समय की संस्कृति समृद्ध और रंगीन थी। इसके बाद प्राकृतिक और भौगोलिक ज्ञान। तो संगम काव्य में भूमि के 5 भिन्न प्रकार जैसे कुरिंजी, मुल्लई, मरुतम, नेथल और पाले का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के लोगों के प्राकृतिक ज्ञान और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है कि उनका जीवन प्रकृति की गहराई से जुड़ा हुआ था।
तो यहाँ पर देखिए संगम काव्य से हमको कौन कौन सी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। राजनीतिक चेतना यानी कि राजनीति की जानकारी मिलती है, सामाजिक जानकारी मिलती है, आर्थिक जानकारी मिलती है, सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना की जानकारी मिलती है। इसके बाद प्राकृतिक और भौगोलिक ज्ञान होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो संगम काव्य केवल साहित्य नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो प्राचीन तमिल समाज की चेतना, विचारधारा और जीवन दृष्टिकोण को प्रकट करता है। इसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि उस समय का समाज कितना जागरूक, उन्नत और संगठित था। संगम काव्य में निहित ऐतिहासिक चेतना आज भी हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में मदद करती है। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, अशोक के अभिलेखों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मौर्य सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक ने अपने शासन के दौरान जो अभिलेख खुदवाए वे न केवल उनके प्रशासन, धर्म और नीति को दर्शाते हैं बल्कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ये अभिलेख आज भी हमें उस समय की राजनीति, समाज और धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। ये अभिलेख क्या करते हैं, हमें उस समय की राजनीति, समाज उस समय कैसा था और धर्म के बारे में जानकारी देते हैं और ये हमारे जो भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अभिलेखों की भाषा और लिपि। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है जो आम लोगों की भाषा थी। कुछ अभिलेख संस्कृत, आरामाइक और यूनानी में भी हैं जो उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्टी लिपि भी उपयोग में लाई गई है। आप देखते हैं अभिलेखों के प्रकार। तो अब अशोक के जो अभिलेख थे मुख्यतः दो प्रकार के थे। पहला था शिलालेख, यह पत्थरों पर खुदे होते हैं, इनका उद्देश्य आम जनता तक संदेश पहुंचाना था। इसके बाद स्तंभ लेख, ये विशाल पत्थर के स्तंभों पर खुदवाए गए हैं जो अधिकतर प्रमुख नगरों या बौद्ध स्थलों पर स्थित हैं। इन अभिलेखों को कुल मिलाकर जो है 33 भागों में बांटा गया है जिनमें प्रमुख हैं 14 मुख्य शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और छोटे शिलालेख, गुफा लेख और सीमा शिलालेख आदि। अब यहाँ पर देखते हैं अभिलेखों की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी, यानी कि अभिलेखों पर क्या लिखा हुआ था। तो अभिलेखों में धम्म की शिक्षा दी गई थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद उन्होंने धम्म यानी कि नैतिक जीवन, करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा को अपनाने और उसे फैलाने का संकल्प लिया। उनके अभिलेखों में धम्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है जैसे माता पिता की सेवा, पशुओं के प्रति दया, सत्य बोलना, दया और क्षमा का पालन करना। तो यहाँ पर अभिलेखों की विषय वस्तु क्या थी, तो अभिलेखों की विषय वस्तु धम्म की शिक्षा देना। तो यहाँ पर जो है यानी कि अभिलेखों पर जो लिखा हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि वो हमको क्या बताना चाहते थे। तो सबसे पहला है धम्म की शिक्षा, यानी कि अभिलेखों से हमको धम्म की शिक्षा मिलती थी। इसके बाद प्रशासनिक नीति। तो अशोक के अभिलेखों से यह पता चलता है कि वह एक न्यायप्रिय और जनता की भलाई चाहने वाले शासक थे। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो धम्म का प्रचार करते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे। इसके बाद धार्मिक सहिष्णुता। तो अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात की। उनके अनुसार हर धर्म को समझना और उसका आदर करना चाहिए। यह धार्मिक सहिष्णुता उनके शासन की एक विशेषता थी। इसके बाद विदेश नीति और संबंध। तो कुछ अभिलेखों में यह भी उल्लेख है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका, मिस्र, सीरिया और ग्रीस जैसे देशों में भी किया था। इससे पता चलता है कि उनके जो है विदेशी शासकों से भी अच्छे संबंध थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अशोक के शिलालेखों का महत्व क्या है। तो अशोक के अभिलेख इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के लेखन की प्राचीन परंपरा के प्रमाण हैं। इससे मौर्य शासन, समाज, धर्म और विदेश नीति की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख राजा और प्रजा के बीच संवाद का माध्यम थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो अशोक के अभिलेख केवल पत्थरों पर खुदे शब्द नहीं है बल्कि वे उस महान राजा की सोच, आदर्श और नीतियों का प्रतिबिंब है। यह अभिलेख आज भी हमें मानवता, नैतिकता और शांति का मार्ग दिखाते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में इनका जो है योगदान अमूल्य है। यानी कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जो अभिलेख है इनका जो योगदान है क्या है, वो अमूल्य है, यानी कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर जो ये अभिलेख थे वो हमें आज भी मानवता, नैतिकता और शांति का मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है।
इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, अबुल फजल के लेखन पर एक टिप्पणी लिखी, यानी कि अबुल फजल जो है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग एक टिप्पणी लिखेंगे। तो अबुल फजल अकबर के दरबार के एक प्रमुख विद्वान थे, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 1551 में हुआ था और वे मशहूर सूफी विद्वान शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल न केवल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बल्कि मुगल इतिहास को लिखने वाले सबसे विश्वसनीय लेखकों में भी माने जाते हैं। उनके लेखन न केवल अकबर के शासनकाल को समझने में मदद करते हैं, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति की भी गहराई से जानकारी देते हैं। अब उनकी मुख्य रचनाएं देख लेते हैं। तो अबुल फजल की दो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं, पहली है अकबरनामा। तो यह अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है, जिसे 3 खंडों में लिखा गया है। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों यानी कि बाबर और हुमायूं का इतिहास है। दूसरे खंड में अकबर के जीवन, शासन, युद्धों और प्रशासन और व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन है। और तीसरे खंड में आईना ए अकबरी, जिसे क्या कहते हैं, आईना ए अकबरी कहते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अकबर के शासन की व्यवस्थाओं, प्रशासन, सेना, कर प्रणाली, धर्म, कला, शिक्षा और समाज की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके बाद दूसरी रचना इनकी है आईना ए अकबरी। तो आईना ए अकबरी का अर्थ है अकबर के नियम और व्यवस्थाएं। तो यह एक तरह से एक प्रशासनिक दस्तावेज है, जिसमें जो है मुगल दरबार, विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, राज्यों, जातियों और धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन मिलता है। इसमें भारत की विविधता, सामाजिक संरचना और धार्मिक सहिष्णुता को भी सुंदर ढंग से जो है प्रस्तुत किया गया है। तो इनकी दो प्रमुख जो है सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं, अकबरनामा और जो है आईना ए अकबरी। इसके बाद लेखन शैली और दृष्टिकोण। तो अबुल फजल की लेखन शैली विद्वतापूर्ण थी, गूढ़ और प्रभावशाली थी। उन्होंने फारसी भाषा में लिखा, लेकिन उनके विचार बहुत आधुनिक और व्यावहारिक थे। वे केवल तारीखों और घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि उनका विश्लेषण भी करते हैं। उनकी दृष्टि व्यापक और धर्मनिरपेक्ष थी। उनकी रचनाओं में अकबर के प्रति गहरी श्रद्धा झलकती है, लेकिन वे केवल प्रशंसा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अकबर की नीतियों की गहराई से व्याख्या की, जैसे कि दीन ए इलाही, धार्मिक सहिष्णुता और नवरत्नों की भूमिका। इसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो अबुल फजल धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने कट्टरता का विरोध किया और सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान देने की बात की। उन्होंने अकबर के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन किया और भारत की बहुधार्मिक संस्कृति को स्वीकारने का संदेश दिया। इसके बाद महत्व और योगदान। तो अबुल फजल का लेखन मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए एक अमूल्य स्रोत है। उनके द्वारा दी गई जानकारी से हमें न केवल अकबर के शासनकाल की राजनीति और प्रशासन की जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि उस समय का समाज किस प्रकार सोचता था। उनके लेखन ने भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता को भी सम्मान दिया था। तो उनका हमने महत्व और योगदान देख लिया। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो अबुल फजल केवल एक इतिहासकार नहीं थे, बल्कि एक विचारक, नीति निर्माता और समाज सुधारक भी थे। उनका लेखन अखबार के युग का दर्पण यानी कि अकबर के युग का दर्पण है, जो आज भी भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक है। उनकी रचनाएं भारतीय इतिहास को समझने की एक जो है मजबूत नींव प्रदान करती है। यानी उनका जो लेखन है ना, वो अकबर के युग का दर्पण है, यानी कि उन्होंने अकबर के युग में जो भी हुआ था वो सब उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा हुआ है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है जो उनका लेखन है ना, वो अकबर के युग का दर्पण है, जो आज भी भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक है। उनकी रचनाएं भारतीय इतिहास को समझने की एक मजबूत जो है नींव प्रदान करती हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।